OLE, the utopian world of online education. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओएलई अकाउंटेंसी सेशन। सो आज हम कंपनी अकाउंट्स में आगे फर्दर देखेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि दैट व्हाट इज इशू ऑफ शेयर्स एंड व्हाट इज शेयर कैपिटल। ओके, सो इशू ऑफ शेयर्स में ही आगे पढ़ते हैं। सो आज का भी हमारा टॉपिक इशू ऑफ शेयर्स होगा, जिसमें हम देखेंगे प्रैक्टिकल ओवरव्यू भी। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा था कि लास्ट टाइम की शेयर इशू किस तरीके से किया जा सकता है। सो पहला हमने देखा था प्राइवेट प्लेसमेंट, जिसमें शेयर इशू किसे किए जाते हैं? इशू टू रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड एम्प्लॉइज। जब शेयर्स विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन या अपने जान पहचान के लोगों को ही इशू किया जाए या फिर बैंक्स को इशू किया जाए तो वो कहलाया जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। नेक्स्ट है आपका पब्लिक सब्सक्रिप्शन। जब शेयर्स किसे इशू किए जाते हैं? इशू टू पब्लिक। और थर्ड हमने देखा था इन कंसिडरेशन। इन कंसिडरेशन जब शेयर्स इशू किए जाते हैं, जब भी कुछ पेमेंट करनी होती है, तब कंपनी पेमेंट ना करके क्या कर सकती है? शेयर्स भी इशू कर सकती है। ओके, सो दीज आर दी टाइप्स जिनके थ्रू कंपनी क्या कर सकती है? शेयर्स इशू कर सकती है। तो यहाँ भी हमें देखना है कि ये तो हो गए टाइप्स की कंपनी किस किस तरीके से शेयर्स इशू कर सकती है। बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, बाय दी पब्लिक सब्सक्रिप्शन, जहां पे उसे क्या इशू करना होगा? वहां उसे इशू करना होगा प्रोस्पेक्ट्स। यहाँ पे पब्लिक प्रोस्पेक्ट इशू होगा, जो कि कैसे ट्रीट करेगा? पब्लिक के लिए एक इन्विटेशन की तरह ट्रीट करेगा। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली आपको क्वेश्चंस भी पब्लिक सब्सक्रिप्शंस के ही करने होंगे, जहाँ क्वेश्चन आपको दिया होगा कि इस पर्टिकुलर कंपनी ने पब्लिक में अपने क्या किए? शेयर्स इशू करे इस रेट पे। ओके, सो अब शेयर्स जो इशू किए जाते हैं तीन फेस वैल्यू पे कर, तो जो शेयर्स इशू करे जाते हैं वो तीन वैल्यू पे करे जा सकते हैं। ओके, जिस वैल्यू पे शेयर्स इशू करे जा सकते हैं वो पहली है पार वैल्यू, नेक्स्ट है प्रीमियम वैल्यू, नेक्स्ट डिस्काउंट वैल्यू। डिस्काउंट वैल्यू अब प्रोविटेड है, इट्स नाउ प्रोविटेड अंडर सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट। ओके, सो अब डिस्काउंट पे कंपनी अपने शेयर्स इशू नहीं कर सकते। सो जैसे नाम है वैसे ही काम है कि पार वैल्यू पे, मतलब पार वैल्यू का मतलब होता है उसकी एक फेस वैल्यू क्या है। अब इसमें मार्केट फोर्सेस होते हैं कि मार्केट रेट क्या चल रहा है, या कंपनी ने अपने शेयर्स पे कंपनी ने अपने शेयर की कौन सी वैल्यू डिटरमाइन करी है, उसे हम कहते हैं फेस वैल्यू। ओके, जिस रेट पे एक्चुअल में कंपनी अपने शेयर्स इशू कर सकती है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू कह सकते हैं। दूसरा है आपका प्रीमियम वैल्यू। इट मींस जब फेस वैल्यू से ज्यादा पे शेयर्स इशू करे जाएं, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज प्रीमियम वैल्यू। ओके, तो यहां पे कह सकते हैं व्हेन शेयर्स आर इशूड इन एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू। सो कहने का मतलब ये है, प्रीमियम वैल्यू शेयर की वो वैल्यू होती है जो फेस वैल्यू से ज्यादा होती है। जैसे सपोज फेस वैल्यू जो है एक शेयर्स की 100 है, पर इशू किए गए 110 पे। सो ये जो 10 रुपीज है ये क्या है? प्रीमियम है, इसे कहेंगे हम प्रीमियम वैल्यू ऑफ शेयर्स। ओके, सो दिस 10 इज व्हाट? प्रीमियम वैल्यू ऑफ शेयर्स। एंड डिस्काउंट भी आपका ऐसे ही होता है, जो कि आप प्रोविटेड है। सो डिस्काउंट लाइक 100 था, कम पे इशू कर दिया, उसे कितने पे इशू किया कंपनी ने? 90 पे इशू कर दिया। दिस इज नाउ प्रोविटेड बाय द कंपनीज एक्ट अंडर सेक्शन 53। सो कंपनी अब ये इस तरह से अपने शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। सो नाउ लेट्स सी अ क्वेश्चन जो कि हमारा पहले टाइप पे बेस्ड होगा कि कैसे पार वैल्यू पे शेयर्स इशू करे जा सकते हैं। ओके,
सो यहाँ पार वैल्यू आई होप सबको समझ में आ गया. व्हाट इज पार वैल्यू? पार वैल्यू इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर जिसपे जो उसका एक्चुअल रेट होता है शेयर वैल्यू का. जैसे सपोज शेयर्स का वैल्यू आ रहा है मार्केट रेट्स के अकॉर्डिंग 100. ओके, एक शेयर की वैल्यू है 100. दिस रेट विल बी कॉल्ड एज फेस वैल्यू. नाउ लेट्स सी अ क्वेश्चन हियर. जस्ट सपोज A Limited issued 40,000 shares at rupees 10 each, and payments are as follows. इट मीन्स कब कब ए लिमिटेड आस्क करेगा शेयर की वैल्यू को. सो पहला है जैसे उसने 3 रुपीज अलॉट किए किसको, एप्लीकेशन मनी पे, कि शेयर होल्डर्स को पहला अमाउंट देना होगा एप्लीकेशन मनी. नेक्स्ट 3 अलॉटमेंट के टाइम पे देना होगा. नेक्स्ट 2 फर्स्ट कॉल एंड नेक्स्ट 2 फाइनल कॉल. सो ये उसने पेमेंट को कैटेगराइज किया कि ऐसे ऐसे पेमेंट दैट इस तरह से पेमेंट विल बी आस्क्ड फ्रॉम दी शेयर होल्डर्स. ओके, सो यहाँ पे हम क्वेश्चन में थोड़ी चीजें और ऐड करते हैं. जस्ट सपोज यहाँ शेयर को इशू करने के भी कुछ एक्सपेंसेस बियर करने पड़े ए को, क्योंकि उसने मार्केट में अपने क्या किए हैं, कैपिटल रेज करने की कोशिश करी है बाय इशूइंग दी शेयर्स. कितने, 40,000 एट ₹10 ईच. तो उसके इसको कुछ एक्सपेंसेस बियर करने पड़े होंगे. तो यहाँ पे हम देखेंगे शेयर इशू एक्सपेंसेस भी अगर गिवन हो, अमाउंट ₹8,000. साथ ही साथ जो प्रोमोटर है कंपनी का, प्रोमोटर्स हैव बीन इशूड 6,000 fully paid shares. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन जिसमें ए लिमिटेड ने क्या किए हैं, शेयर्स इशू किए हैं टू द पब्लिक. किस रेट के थे शेयर्स, एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपीज. पेमेंट किस किस तरह से मांगी जाएगी, एप्लीकेशन के लिए 3 रुपए मांगे गए हैं, अलॉटमेंट के टाइम भी 3, देन पहली कॉल करी गई है 2 रुपए की, एंड देन फाइनल कॉल करी जाएगी फाइनली 2 रुपीज की. ओके, सो इन 10 रुपीज को इस तरह से ए लिमिटेड विल आस्क फ्रॉम दी शेयर होल्डर्स. नेक्स्ट, शेयर इशू करने के उसे कुछ एक्सपेंसेस बियर करने पड़े हैं, दैट इज ₹8,000. एंड प्रोमोटर, अब ये एक नया वर्ड आया कि प्रोमोटर कौन होता है. प्रोमोटर वो पर्सन होता है जो एक्चुअली में जिसके पास आइडिया होता है बिजनेस का, जो कि बिजनेस को स्टैब्लिश कराने में मदद करता है. एंड वो बेसिकली क्या करता है, ही इज द पर्सन हु डेवलप्स द आइडिया ऑफ द बिजनेस. जो भी बिजनेस रहा होगा वो आइडिया उसका रहा होगा, उसने इन्वेस्टर्स कलेक्ट किए होंगे, उसने जाके फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी होगी. सो उस पर्सन को हम कहते हैं प्रोमोटर. ठीक है, जिसका आइडिया ऑफ बिजनेस होता है. सो इस तरह की उसको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, एज उसने अपनी सर्विस प्रोवाइड करी जिसकी वजह से बिजनेस आज स्टैब्लिश हो पाया है, उसकी सर्विसेज के लिए उसे इशू करे गए हैं 6,000. ये कहते हैं इनकॉर्पोरेशन. ओके, सो प्रोमोटर वो पर्सन है जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में, मतलब क्रिएट करने में, बनाने में हेल्प करता है. ही इज द पर्सन बिहाइंड द आइडिया ऑफ द बिजनेस. ओके, हम प्रोमोटर को ऐसे ही याद रखेंगे, द पर्सन हु डेवलप्स द आइडिया ऑफ बिजनेस, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज प्रोमोटर. ओके, सो यहाँ पे प्रोमोटर को उसकी सर्विसेज के लिए उसको क्या इशू करे गए, 6,000 शेयर्स. तो अब हम जर्नल एंट्रीज देखेंगे कि क्या पास होंगी इस क्वेश्चन में एंड क्या अकाउंटिंग करी जाएगी. सो आज हम डिस्कस करेंगे द जर्नल एंट्रीज ऑफ दिस क्वेश्चन. अब यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि शेयर्स किस वैल्यू पे इशू करे हैं, पार वैल्यू पे. ये जो 10 रुपीज गिवन है ये क्या है, ये शेयर्स की 10 रुपीज है हमारे, क्या शेयर्स की पार वैल्यू, फेस वैल्यू इज गिवन ऑफ दी शेयर्स. ओके, सो यहाँ पे अब हम देखते हैं जर्नल एंट्रीज क्या पास ऑन होंगी. सो स्टूडेंट्स, अब हम पास ऑन करेंगे क्या, जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ ए लिमिटेड रिगार्डिंग दीज ट्रांजैक्शन. तो यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, जर्नल एंट्रीज.
in the books of A Limited. ओके, सो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं जो कि आपको याद ही होगा. सो यहाँ पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, and credit amount. So entries will be super easy. So यहाँ पे हमें ध्यान रखना है बस कि एंट्री कब क्या किसके और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको एंट्रीज याद करने की भी जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट के साथ साथ चलते जाएंगे. अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पहला जो अमाउंट आस्क किया गया शेयर होल्डर से वो था एप्लीकेशन मनी. ठीक है, और एप्लीकेशन मनी होता क्या है, जब भी पब्लिक को शेयर जब भी पब्लिक को पहले उड़ लेंगे लोग. है तो नहीं, ठीक है, ओके. जब पब्लिक को शेयर सब्सक्राइब करने होते हैं तो फॉर दैट दे पे व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल दे पे दी एप्लीकेशन मनी. अब एप्लीकेशन मनी का नाम जैसे क्या सुनाई दे रहा है कि अप्लाई करने के लिए कोई पैसा दिया गया है. सो जैसा साउंड कर रहा है ये वही है कि अप्लाई करते समय जो अमाउंट गिवन हो. ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंट्री होगी वो एप्लीकेशन मनी की होगी. सो अब यहाँ पे ये बताइए कि एप्लीकेशन मनी पहले कॉल करी जाएगी कि रिसीव होगी. आप सिंपल सी बात है, पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें क्या देना होगा, उन्हें एक सर्टेन अमाउंट देना होगा टू अप्लाई फॉर दी शेयर्स. ठीक है, सो उस इन्वेस्टर को जो भी इन्वेस्ट करना चाह रहा है ए लिमिटेड की कंपनी में, ठीक है, उन्हें सबसे पहले उस शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए क्या देना पड़ेगा, 3 रुपीज एप्लीकेशन मनी. ओके, सो ये जो 3 रुपीज उन्हें देने पड़ रहे हैं ये पहले वो खुद से देंगे ताकि एक चला जाए मैसेज कंपनी को कि दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट इन दी ए लिमिटेड कंपनी. ओके, सो यहाँ पे बताइए ड्यू पहले हो रहा है कि रिसीव पहले हो रहा है, पहले क्या होगा, रिसीव. सो यहाँ डेट अगर क्वेश्चन में दी होगी तो वो डेट लिखेंगे. सो यहाँ नहीं है तो हम डेट का कॉलम बस फॉर्मेलिटी की पर्पज से बनाएंगे. ओके, सो यहाँ हमें पहले अमाउंट रिसीव हो गया एंड सबको पता है जब अमाउंट बैंक में रिसीव होता है तब एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है, बिकॉज हु इज द रिसीवर ऑफ द अमाउंट हियर, बैंक, सो डेबिट द रिसीवर. अभी किसके पार्ट में मिला है, ये हमें मिला है शेयर एप्लीकेशन. इसे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कर लेते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ओके, अमाउंट कितना मिला है, 3 रुपीज पर शेयर. अब यहाँ कुछ दिया नहीं तो ये एज्यूम करेंगे कि 40,000 शेयर्स इश्यू करे थे, पूरे शेयर सब्सक्राइब कर लिए गए हैं. ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. ओके, तो यहाँ पे अमाउंट कितना रिसीव होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 40,000 दैट इज रुपीज 1,20,000 रिसीव होगा. क्लियर, सो ये होगी पहली एंट्री. अब यहाँ पे आप एक चीज पूछना चाह रहे होंगे कि इक्विटी शेयर क्यों लिखा है. जब भी शेयर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो कि वो किस टाइप का, जैसे हमने पढ़ा था ना कि 2 तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस. अब यहाँ पे तो मेंशन नहीं है कि इक्विटी है कि प्रेफरेंस, तो आप हमेशा उसे क्या कंसिडर करेंगे, इक्विटी शेयर कंसिडर करेंगे. क्या करेंगे, इक्विटी. When nothing is mentioned about the type of the share, then we will always consider it equity. Clear? So यहाँ लिखा बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ठीक, तो यहाँ पे हमें इक्विटी शेयर की एप्लीकेशन अमाउंट हमें रिसीव हो चुका है. अब हमारी सेकेंड एंट्री क्या होगी, अब यहाँ पे हम इस इक्विटी जो अमाउंट मिला है एप्लीकेशन का, इसे हम शेयर कैपिटल में क्या करेंगे, ट्रांसफर. तो यहाँ अमाउंट एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
account debit to equity share capital. Okay, being application money transferred to share capital. Okay, 1,20,000. ओके, सो अब यहाँ देखा गया कि जितने शेयर्स इशू करे गए वो सारे के सारे शेयर्स सब्सक्राइब भी हो गए, तो इसका मतलब 40,000 शेयर जो इशू करे गए थे उनको 40,000 अलॉट भी कर गए। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, इशू करना और अलॉट कर देना शेयर्स, यहाँ डिफरेंस है। जब कंपनी कभी कभी इशू करती है तो उन्हें एक्सेस एप्लीकेशन भी रिसीव होती है। अब यहाँ तो इशू करने का मतलब है इनवाइट कर देना। यहाँ सिंपली क्या किया कंपनी ने, ए लिमिटेड ने पब्लिक से एप्लीकेशन इनवाइट करें कि आओ हमारी कंपनी के शेयर्स आप खरीद सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि 40,000 ही एप्लीकेशन हो या सारे शेयर्स सबसे ओवर सब्सक्रिप्शन भी कभी कभी हो जाता है। ठीक है, मतलब हमने 40,000 के लिए कहा था एंड हमारे पास एप्लीकेशन आ गई है 50,000 शेयर्स की। ठीक है, सो यहाँ पे ये देखा जाएगा कि हाँ ओवर एप्लीकेशंस आ गए हैं, तो यहाँ पे अलॉटमेंट अलग हो। तो इसके लिए हम एक अलग सेशन करेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन की बात यहाँ करेंगे। अभी ये समझेंगे कि 40,000 इशू करे थे एंड पूरे के पूरे सिर्फ 40,000 को अलॉट कर दिए गए हैं सारे के सारे शेयर्स। ना ओवर सब्सक्रिप्शन था ना अंडर सब्सक्रिप्शन था, मतलब जितने शेयर्स इशू करे गए थे उतने ही शेयर्स सब्सक्राइब भी हो गए, सब परचेज हो गए, सबके पार्ट की एप्लीकेशन मनी रिसीव हो चुकी है। ठीक, तो अब यहाँ पे कॉल किया जाएगा अलॉटमेंट मनी। अब शेयर्स यहाँ अलॉट किए जाएंगे। पहले देखा जाता है कि कितने लोगों ने अप्लाई किए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे पूरे 40,000 शेयर्स अप्लाई हो चुके हैं और उसका एप्लीकेशन मनी रिसीव हो चुका है, जिसकी ट्रांसफरिंग भी हो चुकी है शेयर कैपिटल में। ये प्रोसेस होने के बाद अब यहाँ देखा गया कि भाई ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, तो मतलब जितने हैं उतने सबको शेयर्स अलॉट किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ अलॉटमेंट की जाएगी, साथ ही साथ अलॉटमेंट मनी भी कॉल करी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ अलॉटमेंट मनी कितनी कॉल करी जाएगी, 3। तो यहाँ अब अमाउंट पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा, तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट account debit to equity share capital। एंड यहां लिख देंगे being allotment money due। अब allotment money कितना ड्यू होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 40,000 दैट इज 1,20,000। ओके, सो ये हो गई हमारी थर्ड एंट्री। अब ये अलॉटमेंट मनी आस्क किया गया है तो अब पे भी होगा, तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, जो अमाउंट ड्यू हुआ है उसकी पेमेंट होगी। अब शेयर होल्डर क्या करेंगे, जो अमाउंट कंपनी मांगा है, ए लिमिटेड ने शेयर होल्डर से कहा है कि अलॉटमेंट का अमाउंट पे कर दीजिए, तो अब इसकी क्या होगी, अब होगी पेमेंट। ओके, सो स्टूडेंट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फर्दर जर्नल हियर। सो नेक्स्ट एंट्री पास ऑन क्या होगी, हमें इसकी रिसीविंग करनी है। तो अब यहाँ पे हम बेसिक फॉर्मेट बना लेते हैं अपना। पहले ये डेट का कॉलम, पर्टिकुलर द लेजर फोलियो, डेबिट एंड द क्रेडिट साइड। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री होगी पेमेंट की। सो हम बैंक में पेमेंट रिसीव हुई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। Okay, being allotment money received। अमाउंट कितना रिसीव हुआ हमें, 1,20,000। क्लियर, सो ये हो गई हमारी नेक्स्ट एंट्री। अब हमारे पास क्या होगा,
अलॉटमेंट मनी आस्क कर दिया गया है, क्या होगा, अब फर्स्ट कॉल को कॉल किया जाएगा, मतलब अब ये ड्यू होने की एंट्री होगी। अब ए लिमिटेड कौन से कॉल करेगा, फर्स्ट कॉल वो मंगाएगा फ्रॉम द शेयर होल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल being first call due, ओके। फर्स्ट कॉल कितनी ड्यू थी, 2 रुपीज, तो ये हो गया हमारा 80,000, 2 मल्टीप्लाई बाय 40,000, ओके। अब इसकी पेमेंट की एंट्री सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फर्स्ट कॉल being first call amount received, that is 80,000, ओके। सो ये हो गया हमारी नेक्स्ट एंट्री। अब हमारी कौन सी कॉल आस्क करी जाएगी, दैट इज फाइनल कॉल। अब ए लिमिटेड शेयर होल्डर से कितने रुपए आस्क करेगा, लास्ट कॉल, दैट इज रुपीज फाइनल कॉल। तो यहां लिखेंगे इक्विटी फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल आस्क करी गई है किससे, शेयर होल्डर से, जिसका अमाउंट कितना होगा 80, एंड देन नेक्स्ट स्टेप में उसकी पेमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फाइनल कॉल, एंट्री हो जाएगी बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट received, okay. So these are the entries that you need to pass for all the amount that shareholder that owner asked from the shareholder। अब यहाँ कंपनी थी ए लिमिटेड की, उसने शेयर्स इशू करे थे, तो इन सब की ड्यू होने की एंट्री और पेमेंट की एंट्री होगी। बस आपको एप्लीकेशन में ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव होता है, देन शेयर कैपिटल में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 और एंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली एंट्री में ये हो रहा है कि ये जो शेयर्स इश्यू हुए हैं इस पे कुछ एक्सपेंस बियर किए। अब ये हमारा क्या है, हमारा एक्सपेंस है, तो यहाँ लिखेंगे शेयर इश्यू एक्सपेंस, क्योंकि सारे एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसकी पेमेंट की गई है, ठीक है, दैट इज रुपीज 8,000 बीइंग share issue expenses paid। सो ये हो गई हमारी नेक्स्ट। अब ये एक एक्सपेंस था, तो इसे एक एक्सपेंस की ही तरह ट्रीट करेंगे। और हमारी एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है कि कोई भी एक्सपेंस जब हम बियर करते हैं उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और यहाँ उसकी पेमेंट करी गई है। तो पेमेंट किसने करी, बैंक ने, तो क्रेडिट द गिवर, हु इज द गिवर ऑफ दिस अमाउंट, बैंक। तो इस हिसाब से बैंक को क्या कर दिया गया, क्रेडिट कर दिया गया। और हमें यहाँ एक एक्सपेंस बियर किया, तो उस एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, हम उसे डेबिट कर देंगे। क्लियर। सो ये हो गई हमारी नेक्स्ट एंट्री, जिसे आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको जर्नल एंट्री का बेसिक याद होना चाहिए, जो कि हम अभी तक पढ़ते ही आए हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। नेक्स्ट, प्रोमोटर्स को इशू करे गए हैं शेयर्स 6,000 फुल्ली पेड शेयर्स उसे इश्यू करे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोमोटर ने जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं कंपनीज को, उसके बिहाफ पे उसे क्या इश्यू करे हैं, शेयर्स, जिसका अमाउंट उसने एक तरह से ट्रीट किया गया है कि उसने फुल्ली पेड करे हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है, ठीक, क्योंकि प्रोमोटर ने किसमें हेल्प करी होगी, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में।
सो उसको शेयर इशू करने का मतलब है कि हमने एक तरह से क्या बियर किया, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, जिसकी पेमेंट हमने एक तरह से कैसे करी, बाय इशूइंग दी इक्विटी शेयर्स, ठीक है। सो यहाँ पे हमें एक्सपेंस बियर हुआ है, दैट इज इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, अब यहाँ पे फुल्ली पेड शेयर्स है, मतलब 6000 उसने पूरे अमाउंट एक तरह से अज्यूम किया जाए कि उसने पे कर दिए हैं, तो दैट इज ₹10। तो कितने रुपए के शेयर्स उसे इशू हुए थे, 60,000। ओके, सो यहाँ एंट्री लिखेंगे, बीइंग प्रोमोटर इशूड फुल्ली पेड शेयर्स, बीइंग प्रोमोटर इशूड 6000 फुल्ली पेड शेयर्स। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक नरेशन बाद में डाल देंगे कि 6000 शेयर्स इशू करे गए हैं प्रोमोटर को फॉर हिज सर्विसेज। तो वहां पे जो नरेशन आएगा वो आएगा, बीइंग 6000 शेयर्स इशूड टू प्रोमोटर फॉर हिज सर्विसेज। ओके, सो ये हो गया आपका एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन। ये आपके लिए बहुत जरूरी था ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है चैप्टर की। सो इसी के बेसिस पे हम फर्दर अब डिफिकल्टी लेवल आगे सेशन में बढ़ाएंगे। सो यहाँ पे इस सेशन के लिए इस सेशन का मतलब ही ये था ताकि आपको बेसिक थिंग क्लियर हो जाए कि कैसे स्टार्ट करना और कहाँ खत्म करना है। तो हमारी पहली एंट्री जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए एप्लीकेशन और एंड होना चाहिए फाइनल कॉल पे। अब इसी के बीच में फर्दर एंट्रीज हम डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या चीजें आ सकती हैं शेयर्स के क्वेश्चंस में, दैट वी विल डिस्कस इन फर्दर lectures. So that's all for today's session. Thank you, class.